दोस्तों नमस्कार। आज पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे हैं। विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है दोस्तों। तो मंदता शब्द आया है तो मंदता से मंद बुद्धि का संबंध होगा, यानी विकास की विभिन्न पहलुओं में मंदता से मंद बुद्धि जुड़ी हुई है दोस्तों। बिल्कुल पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत मोस्ट प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल रट लें। देखते हैं अगला प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। तो बच्चे जो सीखते हैं उसका आकलन या उसका मूल्यांकन कैसे होता है। देखिए, तो बच्चे की योग्यता, रुचि और क्षमता तथा पिछले अनुभव के अनुसार, तो बच्चे का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसकी योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछला अनुभव भी हम देखते हैं, तभी तो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं या फिर कह दें उसके परीक्षा का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में आम तौर पर निम्न शामिल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा तो बालक को केंद्र में रखकर दी जाने वाली शिक्षा में जो शामिल है वह है अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। सबसे ज़्यादा हमें रचनात्मक प्रश्नों को शामिल करना होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए। तो रचनात्मक पहलू बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो प्रगतिशील मतलब जीवन पर्यंत अधिगम। बिल्कुल प्रगतिशील मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, ये ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट बिल्कुल राइट ऑब्जेक्ट है, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। देखिए कैसी बुद्धि है, प्रदर्शन बुद्धि मतलब इसमें बच्चे अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो जो चित्र व्यवस्था होती है, चित्र व्यवस्था का जो संबंध होता है या चित्र व्यवस्था के द्वारा या चित्रों की प्रदर्शनी के द्वारा, तो उससे बच्चे की बुद्धि का पता लगता है। तो बिल्कुल चित्र व्यवस्था इसका आंसर सही है। एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसकी अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बिल्कुल प्रश्न को गौर करें। एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस शिक्षण सिद्धांत? तो चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, बिल्कुल चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का जो सिद्धांत है इसके द्वारा किसी भी चीज़ को समग्रता से सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। तो जो सामंजस्य शब्द है किससे संबंधित है। तो देखो सामंजस्य मतलब कह दें तालमेल बैठाना, तालमेल। तो व्यक्तित्व, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व से सामंजस्य शब्द है। तो इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार अब तालमेल बैठाता है, मतलब सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह होता है। तो देखिए लिंग के आधार पर पूछ रहा है, तो लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह यानी पक्षपात होता है। तो लैंगिक भेदभाव, बिल्कुल यदि लिंग के अनुसार वह पक्षपात या भेदभाव स्थापित करता है तो लैंगिक भेदभाव कहलाता है। बिल्कुल जेंडर वायस कहलाता है लैंगिक भेदभाव। तो निश्चित है बच्चों में ये पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान की
डेडनेस होती है, कहाँ होती है? अंदर होती है, बीच में होती है, इनमें से कोई नहीं, या फिर बाहर होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान में पाई जाती है और वह कान के बीच में होती है। सबसे छोटी हड्डी मानव के शरीर में कान में दोस्तों और कान के बीच में पाई जाती है। ध्यान दें। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। बिल्कुल अंतिम चरण पूछा गया है। अंतिम चरण मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है अखंडता बनाम निराशा। तो बिल्कुल अंतिम चरण में या तो कह दें कि एक सफलता प्राप्त होगी या फिर निराशा प्राप्त होगी, यानी हार या जीत। तो अखंडता बनाम निराशा दोनों में से एक चीज़ होगी, तो अखंडता बनाम निराशा जी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्यापन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है, जो कह दें एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को समान रूप से सभी बच्चों के साथ किया जाने वाला शिक्षण या अध्ययन अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? तो इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। तो देखिए ग्रहणशील परामर्श है, तो निश्चित है कि ग्रहणशील परामर्श दूसरों का जो परामर्श है वो ग्रहण करने योग्य है बच्चे के लिए। तो इसके लिए जो परामर्शदाता हैं वो बहुत योग्य होने चाहिए, तभी तो उनकी बातें ग्रहण करने योग्य होंगी। तो इसलिए कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, देखिए इसमें पिछड़े हुए बच्चे आते हैं, विकलांग बच्चे आते हैं। तो जो शिक्षक होता है वह सहयोग और उन्हें सुझाव देता है। तो इसी अपने सहयोग और सुझाव से उन बच्चों की आवश्यकताओं को वह पूरा करता है, अर्थात उनका मार्गदर्शन करता है। तो शिक्षक का सहयोग और सुझाव बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सहयोग और सुझाव देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? निम्नतम बिल्कुल सुरक्षा की आवश्यकताएं जो मास्लो की कह दें शिक्षा पद्धति है, मास्लो ने जो शिक्षा पद्धति में शर्तें बताई हैं उसमें से सबसे कम ज़रूरत वाली जो है सुरक्षा की आवश्यकताएं। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सुरक्षा की आवश्यकताएं मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की जो उन्हें आवश्यकताएं बताई हैं सबसे कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेगेटिव करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? तो स्थानिक बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि मतलब उस समय जो उसके पास है, उसकी जो स्वयं की है बुद्धि, उसके द्वारा कह दें बुद्धि का जो उपयोग होता है यातायात के माध्यम से नेगेटिव करने की कोशिश कर देता है उसको। एक बच्ची को हर उसी उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है। बिल्कुल ध्यान दें, एक बच्ची को हर उसी सही उत्तर के लिए उसे एक स्टार मिलता है कि सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है। तो निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची कहलाती है, क्योंकि जिस अनुपात में वह प्रश्नों का सही उत्तर देती है उसी अनुपात में कह दें उसे स्टार मिलता है। तो निश्चित अनुपात, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक स्टार निश्चित है, इसलिए निश्चित अनुपात कहलाएगा। अगला प्रश्न है, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी
प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं? बिल्कुल, अध्यापन की एक रचनात्मक इकाई ये है कि जब हम किसी पाठ का, किसी विषय वस्तु का कहते अध्यापन कराने वाले होते हैं तो बच्चे उसके बारे में क्या जानते हैं, इसकी जानकारी हमें बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए प्रस्थान बिंदु जरूर हमें समझना चाहिए। पाठ कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। तो जो पठन कौशल है दोस्तों, उसको सबसे अच्छी तरीके से कैसे विकसित किया जा सकता है? तो जो पाठ का वाचन कराते हैं, उसके बाद उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों पर उनका ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थ बताते हैं, तब उस पाठ का उन्हें कह दें अनुभव होता है। तो पठन कौशल में शब्दों का उपयोग हमें बहुत करना है और बार बार उनके अर्थों का भी हमें दोहराना होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि किसी भी प्रकार की असमर्थता के बावजूद, मतलब एक बच्चा किसी न किसी प्रकार से असमर्थ है, लेकिन उनमें से सक्षम किसमें हो सकते हैं सभी बच्चे? तो सीखने में। तो देखिए, सीखने में सारे बच्चे सक्षम होंगे, वो चाहे जिस दृष्टि से कह दें असमर्थ हों। चलिए अगला है, व्यवहार की जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं तो उन्हें सहज ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होता है, मतलब सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, जीव विज्ञान ये कहती है कि बच्चा सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ सीखता है। तो यही सीखने की प्रक्रिया कहलाती है सहज ज्ञान, जो उसे कह दें प्रकृति के द्वारा आसानी से या कह दें अप्रत्यक्ष रूप से उसे ज्ञान प्राप्त होता है। यह पैटर्न सहज ज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में पक्ष आघात तनाव विकार के लक्षण क्या हैं? तो देखिए, पक्ष आघात तनाव, ये 3 शब्द दिए हुए हैं। पक्ष आघात तनाव विकार के लक्षण क्या हैं? तो देखिए इसमें क्या है, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। तो जिस प्रकार से जैसी स्थिति होगी भाई वैसा तो बच्चा करेगा। घटना दुखदाई है तो बचने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं? तो जीन महोदय के माध्यम से वंशागत हैं दोस्तों। एक प्राकृतिक सिद्धांत, ये वंशागत होते हैं, मतलब जीन महोदय का कहना है कि बच्चों में वंशागत कुछ प्राकृतिक हैं, क्योंकि एक प्राकृतिक सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि बच्चे में वंशगत गुण होते हैं। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? तो सृजनशीलता, बिल्कुल सृजनशील, सभी बच्चों से अलग, तो अलग सोच होगी। बिल्कुल 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 चिंतन, सोचने की प्रवृत्ति में सृजनशीलता है तो अलग सोच, अलग करना, अलग काम, अलग विचार और अलग कार्य। तो ये चिंतन सृजनशीलता है कि बच्चा सभी बच्चों से हटकर कोई कार्य करता है, यानी उसकी चिंतन सृजनशीलता को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है? बिल्कुल अभी वही दोबारा दूसरा प्रश्न दोहरा दिया गया है कि किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है। तो बिल्कुल अलग जो सोच होती है बच्चे की, वही उसकी कह दें चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है, या अलग सोचना ही चिंतन सृजनशीलता है। तो बच्चे समूह में होते हैं और जो बच्चा सभी समूह के बच्चों से अलग सोचता है, ये उसकी चिंतन सृजनशीलता कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया था? बिल्कुल ये सिद्धांत पूछा गया है दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत। भाषा विकास के क्षेत्र में यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत तो चामस्की ने दिया था। बिल्कुल चामस्की का सिद्धांत है यूनिवर्सल ग्रामर। बिल्कुल इस सिद्धांत को दोस्तों रट लें।
यह सिद्धांत बहुत ही कहते मोस्ट है, चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता, देखिए बुद्धिमत्ता दिया है, फिर इसके बाद डेड डैश है और पर्यावरण, दोनों एक का एक उत्पाद है। तो देखिए पर्यावरण और आनुवंशिकता, पर्यावरण और आनुवंशिकता ये दोनों का एक उत्पाद है बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन है, मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो कि किसी डेडस योग्यता को मापता है। मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण, बिल्कुल ध्यान दें, एक परीक्षण है मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण जो योग्यता को क्या करता है, नापता है। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक छात्र जो पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए, एक छात्र को पीईवी के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा, तो अपसारी चिंतन, बिल्कुल अपसारी चिंतन होगा। अगला है क्लास की कंडीशनिंग निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए सिद्धांत है क्लास की या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलोव ने दिया था। बिल्कुल पावलोव ने दिया था। क्लासिकली अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो क्लासिकल जो अनुबंधन का सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है पावलोव का है। अगला, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है तो बोध। बच्चे में बोध की भावना जागृत होनी चाहिए, तब वह उसे विशिष्ट उद्दीपन का रूप दे सकता है। चलिए अगला, सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार की चेतना है। निम्न में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सार्वत्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है, तो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। तो यह सार्वत्मक पर यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार की चेतना है। तो निम्न में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सार्वत्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है। चलिए दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।